दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवीएम पर और जानेंगे कि आखिर अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ईवीएम क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया है और गिने चुने विकासशील देशों में ईवीएम को बढ़ावा देने के पीछे माजरा क्या है। उसके बाद बात करेंगे चीन की और जानेंगे कि किस प्रकार चीन म्यांमार की सरकार गिराने के बाद पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव की तरह म्यांमार में भी अपना वर्चस्व का झंडा फहरा दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवीएम के मसले पर। दोस्तों, जिस ईवीएम का इस्तेमाल वोट डालने में किया जाता है, क्या वास्तव में उसमें कोई गड़बड़ी की जा सकती है? दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि वीवीपैट में हमें डिस्प्ले पर पर्ची में दिखता कुछ और है लेकिन वोट कहीं और पड़ जाता है। सवाल यह भी है कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक ठाक होता तो विश्व के 31 देश जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें से 4 देशों को छोड़कर बाकी देशों ने ईवीएम पर रोक क्यों लगा दी? जर्मनी और नीदरलैंड जैसे विकसित देश जो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उन देशों में ईवीएम बंद क्यों कर दी गई? और फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, जापान जैसे देश इसका प्रयोग सीमित मात्रा में क्यों करने लगे? आपको बता दें कि विश्व के जिन 31 देश में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा था उनमें मात्र 4 देश ही ऐसे बचे हैं जहां अभी पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। मार्च 2009 में तो जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है कि ईवीएम के माध्यम से मतदान असंवैधानिक है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा का कहना है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें दखल देना भी संभव है। उनका कहना है कि सारा खेल SLU कनेक्टर का ही है जो ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ता है, क्योंकि चुनाव से पहले SLU को प्रोग्राम किया जाता है और SLU ही दिखाता है कि किस बटन से बीजेपी को वोट जाता है, किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। सैम पित्रोदा का यह भी मानना है कि अभी वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसकी स्याही केवल कुछ हफ्तों तक ही चल पाती है, जबकि ऐसे प्रिंटर का इस्तेमाल होना चाहिए कि निकली हुई पर्ची को 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही ईवीएम को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। अब चलिए बात कर लेते हैं चीन की, जो हमारे एक और पड़ोसी देश म्यांमार को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है। और चीन की मदद से फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने म्यांमार की चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और इस तख्तापलट के बाद म्यांमार में हजारों लोग मारे गए और 20 लाख लोग विस्थापित भी हुए। उसके बावजूद चीन ने म्यांमार की सेना को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। दोस्तों, म्यांमार में इतनी अशांति के बावजूद चीन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करके म्यांमार की सड़कों, रेलों, पाइपलाइनों और बंदरगाहों को तेजी से विकसित कर रहा है ताकि इसके जरिए भारत को टक्कर देने के लिए हिंद महासागर में इसकी सीधी पहुंच हो सके, क्योंकि बंगाल के मलक्का जल डमरू मध्य जहां से चीन का अधिकांश समुद्री व्यापार होता है वहां भारत का पलड़ा वर्तमान में भारी है। सवाल यह है कि भारत सरकार विदेश नीति की सफलता की डंका पूरे विश्व में पीटती है लेकिन अपने ही पड़ोसी देशों को शत्रु खेमे में जाने से नहीं रोक पा रही है। आपको बता दें कि चीन के 3 लाख करोड़ की तुलना में भारत म्यांमार की सड़क और बंदरगाहों के विकास पर मात्र 4000 करोड़ रुपए खर्च करने की अभी योजना बना रही है। सवाल यह है कि भले ही भारत के केवल 2 शत्रु देश हों, लेकिन यदि मालदीव और श्रीलंका के साथ म्यांमार भी चीन पाकिस्तान के खेमे में चला जाता है तो क्या चीन से किसी सामरिक संघर्ष में भारत अकेला नहीं पड़ जाएगा? और जिस तरह से रूस से दूरियां यहां तक बढ़ गई है कि रूस आज पाकिस्तान की सेना के साथ युद्धाभ्यास करता है, इस दौर में हमारी विदेश नीति अमेरिका जैसे स्वार्थी देश पर कितना विश्वास कर सकती है? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।